हेलो, मैं हूं प्रियंका संभव और एसबीआई म्यूचुअल फंड के निवेश कैफे में आज हम मिलने वाले हैं कुछ ऐसे लोगों से जो अपने रिटायरमेंट प्लानिंग के अलग अलग फेजेस में हैं। कुछ ने कुछ प्लानिंग की है, कुछ अभी कंफ्यूज हैं कि क्या करें और कुछ को समझना कि वो जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो चलिए मिलते हैं दिल्ली के इस खान मार्केट में एक शानदार से कैफे में कुछ ऐसे लोगों से, उनके कंफ्यूजन को समझते हैं और कुछ सोल्यूशन देने की कोशिश भी करेंगे। SBI म्यूचुअल फंड प्रेजेंट्स निवेश कैफे। ज्यादातर फीमेल्स को ये लगता है कि हस्बैंड है तो ये कर लेंगे। कोई अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता है, 45 पे रिटायर होना चाहता है, 50 पे रिटायर होना चाहता है, कुड बी सम हेल्थ सर्कमस्टेंसेस, तो किस तरीके से किया जाए? जैसे मैंने हैप्पैजार्ड ऐसे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, डेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, बट मुझे नहीं पता कि क्या करना है। जैसे आज हम इन्वेस्ट करते हैं और कितनी समय के बाद हम उसके साथ विड्रॉल कर सकते हैं। मनी का जो डिसिप्लिन आता है वो कई बार आपके अपने फेलियर एक्सपीरियंस से भी आता है। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है अपनी हेल्थ। अगर आप फिट रहोगे तभी आप कमा पाओगे। रिटायरमेंट देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा। कुछ है इन्वेस्टमेंट, कुछ रियल एस्टेट है, काम तो चल जाएगा। लेकिन ये काम तो चल जाएगा वाला जो एटीट्यूड है, क्या ये वाकई में आपके काम को चलाएगा? क्योंकि फर्ज कीजिए अगर आज आप 50,000 रुपए का खर्च कर रहे हैं और 10 साल के बाद रिटायर होने वाले हैं, तो क्या ये 50,000 का खर्चा पूरा करने के लिए इतने 50,000 ही चाहिए होंगे? क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं अपने आसपास, हमारे खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, तो जो खर्च का दायरा जो है भले ही वो रहे, लेकिन 50,000 की कीमत 10 साल के बाद 50,000 नहीं रहेगी। तो इसको आपने कितना फैक्टर इन किया है? तो मैं कुछ ऐसे लोगों के साथ हूँ जो रिटायरमेंट की अलग अलग फेजेस में हैं। कुछ रिटायर कर गए हैं और कुछ रिटायरमेंट को जिंदा दिली से जी रहे हैं कि लगेगा ही नहीं कि रिटायर कर गए हैं। इनसे हम समझने वाले हैं कि इन्होंने अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में क्या चैलेंजेस फेस किए और वो जो रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं वो क्या सोचते हैं। तो चलिए सबसे पहले वेलकम ऑल ऑफ यू, थैंक यू, आप लोगों ने टाइम निकाला हमारे इस कैफे में आए हैं। मैं सबसे पहले आप लोगों से पूछना चाहूंगी, रिटायरमेंट को लेकर के आप लोगों में से कुछ लोग जो है नियरिंग रिटायरमेंट है, कुछ हो रहे हैं, तो क्या थॉट्स हैं? डॉक्टर टीना शर्मा, आपसे शुरुआत करते हैं। आपका थॉट क्या है रिटायरमेंट प्लानिंग को लेकर? आप कितनी तैयार अपने आप को फील करती कि मैं बहुत रेडी हूँ रिटायरमेंट के लिए? शुरू से मैंने कभी गाड़ी या मैंने कोई मतलब घर खरीदना या कहीं EMI पे करना, वो मैंने प्लान ही नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि मुझे सिर्फ अपने इतने पैसे अपनी जेब में रखने हैं कि कल अगर मुझे रात को उठ के कोई इमरजेंसी है तो मेरे पास कुछ गोल्ड पड़ा हो जिसको जाके मैं इमीडिएटली सेल करूं, औने पौने दाम में या जैसे भी है, मार्केट वैल्यू आपको गोल्ड की मिल जाती है, और मेरे बच्चे जो है वो पढ़ाई कर जाएं। तो कल किसने देखा है वाज द ड्राइविंग फोर्स कि आपने अपने रिटायरमेंट को बहुत अर्ली रिटायरमेंट की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पर मेरे साथ हैं मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह, IAM ग्रेजुएट और आर्मी से रिटायर्ड हैं, पर लगते नहीं हैं। आपकी रिटायर्ड लाइफ कैसी चल रही है और आपके थॉट्स ऑन रिटायरमेंट? I'll give you the example of my father. He is 78 years old. मगर उनको मैंने रिटायर होते देखा नहीं, टच वुड। एंड उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से करी, उनको अच्छी पेंशन मिलती है। उन्हें इन्वेस्ट कहां पर किया? अपनी हेल्थ पे किया। सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है अपनी हेल्थ। अगर आप फिट रहोगे तभी आप कमा पाओगे। और अब मैं नेहा शालिनी दुआ के पास आऊंगी, एंटरप्रेन्योर है आप। आपकी रिटायरमेंट की प्लानिंग आपने शुरू कर दी है, करने वाली हैं, कहीं फंस रही हैं? ज्यादातर फीमेल्स को ये लगता है कि हस्बैंड है तो ये कर लेंगे, या हमारे लिए एक सिक्योर वो है, मनी है हस्बैंड, ये सोचती हैं। तो अगर ये सोचती हैं तो वो गलत सोचती हैं। अपने लिए जो इंसान, जो लड़की, जो फीमेल खुद जो कर सकती है वो कोई नहीं कर सकता। तो जब एक्स्ट्रा आपके पास सरप्लस मनी हो तो उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कीजिए। मेरे लिए तो प्रॉपर्टी एंड जो ये गोल्ड, ये मुझे सेफ लगता है। वेरी नाइसली पुट अप। आपने जो बातें कही, बहुत अच्छी बातें कही नेहा। और इनकी बातों से मुझे लगा कि इन्होंने कहा कि हमें ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जो सेफ हो, और हमारे भारतीय घरों में हमें हमेशा लगता है कि गोल्ड और प्रॉपर्टी, इसको कुछ नहीं होगा, और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मुझे लगता है यही रिटायरमेंट का जो है ना, ये एक अप्रोच है, SLR अप्रोच, जिसमें सेफ्टी ऑफ कैपिटल जो है वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्री करेंगे आप लोग? कहीं भी इन्वेस्ट भी करते हैं तो आपको लगता है कि सेफ रहे मेरा पैसा,
लिक्विडिटी यानी मैं इसको बहुत इजीली एक्सेस कर लूँ, कभी हेल्थ इमरजेंसी हो जाए, हालांकि मेजर साहब मुझसे अग्री नहीं करेंगे, वो कहेंगे हेल्थ इमरजेंसी आनी ही नहीं चाहिए, पर हो जाए तो हम वो तुरंत निकाल सके, हेल्थ इमरजेंसी हो सकती है, फैमिली। और दूसरा है रिटर्न ऑन कैपिटल। तो क्या होता है, हम कभी कभी इतने ज़्यादा उसको सेफ रखने में मसरूफ हो जाते हैं कि देखिए तुरंत मुझे पैसा चाहिए, कि हम उस पर रिटर्न के बारे में सोचते ही नहीं है, क्या रिटर्न हमें मिल रहा है। अगर आप बात कर रही हैं रियल एस्टेट की, अगर आपको कल पैसों की ज़रूरत है किसी को, वो रियल एस्टेट बेचने जब जाएगा उसको उस समय खरीदार मिलना चाहिए। आपको हो सकता है आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 5 करोड़ है और आपको सिर्फ अभी 1 करोड़ की ज़रूरत है, तो आप एक कमरा तो नहीं बेचेंगे, पूरा बेचना, तो वहाँ लिक्विडिटी नहीं रहती है। रिटर्न की भी अगर हम बात करें तो फ्लक्चुएशंस हमने खुद देखे इसी साल, सो रिटर्न मारा जाता है। तो क्या हम कुछ ऐसे स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं अपने रिटायरमेंट के लिए? मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी हर्ष सिंह जी से, और एडवोकेट हैं, और आप रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन फंस रहे हैं। जो सैलरीड लोग हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, सो दे हैव अ फिक्स सोर्स ऑफ इनकम। विद प्रोफेशनल्स लाइक एडवोकेट्स ये रहता है कि किसी महीने बहुत अच्छा काम हो गया, कभी 2-3 महीने तक, बहुत सारे एडवोकेट्स हमारे भाई ऐसे हैं 2-3 महीने तक कोई काम नहीं मिलता है, तो देयर इज नो फिक्स सैलरी। हो सकता है बहुत ज्यादा आए, हो सकता है बहुत कम आए। सो उस केस में प्रियंका जी, जो मैं जानना चाहता हूं अपने सारे वकील भाइयों के लिए, उस केस में किस तरीके से इन्वेस्टमेंट्स प्लान की जाएं कि एक तो लिक्विडिटी बनी रहे, एक हम इन्फ्लेशन को बीट कर पाएं, और दूसरा कि रिटायरमेंट के ये देख पाएं कि रिटायरमेंट अगर हम लेते हैं, मान लीजिए कोई अर्ली रिटायरमेंट लेना चाहता है, 45 पे रिटायर होना चाहता है, 50 पे रिटायर होना चाहता है, कुड बी सम हेल्थ सर्कमस्टेंसेस, तो किस तरीके से किया और जाए? उसको एक इनकम जनरेट भी होती रहे, एब्सोल्युटली, एक एब्सोल्युटली। पैसिव इनकम, क्योंकि एक सबसे बड़ी चिंता है कि अगर हमें आज पता है कि 6 महीने बाद मेरी सैलरी नहीं आएगी, तब हम बहुत रियलिस्टिकली सोच पाते हैं कि भाई अब हमें इस पैसे का इंतजाम कैसे करना है, और आप वही जानना चाहते हैं कि कैसे होगी। तो पहले अनस्टेबल इनकम फ्लो, क्योंकि किसी महीने कमाई हो रही है, फिर 2 महीने थोड़ा लल पीरियड है, फिर तीसरे महीने शायद इतना अमाउंट आ जाए कि 2 महीने भी कवर हो जाएं। तो इसको आप कैसे प्लान करें, और स्पेशली अगर आप रिटायरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि रिटायरमेंट के लिए सोल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम्स हैं जिसमें लॉक इन पीरियड होता है। आप लोग में से कुछ लोगों को लगेगा कि भाई लॉक इन पीरियड वाले प्रोडक्ट में ना बड़ी वो होती है कि लॉक हो गया मेरा पैसा, पर मुझे लगता है कि हर्ष जैसे यंग एडवोकेट्स जो, और इनके जैसे और एडवोकेट्स हैं, इसमें आप लमसम पैसा डाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर महीने आपको एक अमाउंट डालनी है, आप उसमें लमसम पैसा डाल सकते हैं, हर 6 महीने में आप उसमें पैसे डाल सकते हैं, हर 1 साल में आप उसमें लमसम पैसा डाल दीजिए, आपका पैसा वहाँ पर ग्रो हो रहा है। और ये जो सोल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट स्कीम्स होते हैं, इसमें एज को कंसिडर किया जाता है, इसमें आपको केवल इक्विटी का एक्सपोजर नहीं देते हैं। जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो इस तरह से डिवाइड करते हैं कि आपका पैसा जो है वो अलग अलग एसेट में डिवाइड हो। आप जब एक सोल्यूशन ओरिएंटेड रिटायरमेंट स्कीम लेते हैं तो आपका पैसा फंड मैनेजर इक्विटी में डालेगा, डेट में डालेगा, वो अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के हिसाब से आपके पैसे को डिवाइड करेगा। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा रूल है कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो डॉक्टर पार्वती, आपसे मैं बात कर रही थी, आप मुझे पूछ रही थी कि आपको क्या करना। जैसे मैंने हैप्पैज़ार्ड ऐसे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया, डेट इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, PF और सब PPF और सब कुछ मैंने किया, बट मुझे नहीं पता कि क्या करना है। आई एम लिटिल लॉस्ट। और जैसे आपने बोला था ना, these years you don't know what will happen tomorrow. पार्वती ने ये पॉइंट रेज किया, मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप रिटायरमेंट के लिए एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो एक आपके पास जो है बकेट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। एक बकेट में ऐसा पैसा जो आपको तुरंत चाहिए होगा, तो आप वो कहाँ रखेंगे? आप जहाँ भी कंफर्टेबल हैं, आप अपने बैंक की FD में रखेंगे, आप अपने लॉकर में रखेंगे, आप ऐसी जगह रखेंगे जहां से आप तुरंत उस पैसे को हासिल कर सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहेंगे वो मेरे लिए गोल्ड हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। सेकंड आता है ऐसा जिसको आपको 3 साल तक शायद आपको उसकी जरूरत ना पड़े, लेकिन हो सकता है घर में कोई इमरजेंसी आ गई, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, आपको किसी बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा देना है, आपके घर में किसी को दिक्कत आई, आप उन्हें फाइनेंशियली हेल्प करना चाहते हैं, तो वो शॉर्ट टर्म वाला जो पैसा है ना, वो डेट में जा सकता है, लिक्विड फंड्स में जा सकता है।
जहां उसे आप आसानी से निकाल भी पाएंगे, 1 से 2 दिन के बीच में भी आप उसे निकाल पाएंगे। तीसरी बकेट आती है जहां आपको पता है कि मुझे 5 साल तक इस पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे इसे लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, मुझे ऐसा उससे रिटर्न चाहिए जो कि इन्फ्लेशन को, महंगाई को मात दे सके, मेरे परचेसिंग पावर को बढ़ा सके। तो आप उस थर्ड बकेट में डालेंगे इक्विटी को, और आपकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट डिसाइड करेगी कि आप इक्विटी में ओवरवेट होना चाहते हैं, डेट में। और इन सब का एक सोल्यूशन जो है, मुझे लगता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स होते हैं। वो आपको कंजर्वेटिव ऑप्शन देंगे, वो आपको अग्रेसिव ऑप्शन देंगे, वो आपको डायनामिक ऑप्शन देंगे, बैलेंस एडवांटेज फंड जैसा ऑप्शन, वो आपको आर्बिट्राज का ऑप्शन देंगे, जिसमें आप पैसे को कभी भी निकालने की आपको सहूलियत रहेगी, आपका पैसा लॉक इन नहीं होता है। मुझे लगता है हम औरतें ना कई बार सोचते हैं अच्छा पैसे का मैटर है, छोड़ दो। आपके साथ ऐसा होता है? मुझे बिल्कुल ऐसा लगता है। जब कभी भी, अभी आप रिटायरमेंट के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन मनी का जो डिसिप्लिन आता है वो कई बार आपके अपने फेलियर एक्सपीरियंस से भी आता है। लाइक शुरू के कुछ साल जब मैं अर्न कर रही थी, लेट्स से 19-20 आई स्टार्टेड वर्किंग, वो पैसे हम फैशन, बैग्स, स्मॉल फन चीज़ों पे खर्च करते हैं। बट आप कब सीखते हैं उसकी वैल्यू? 2-3 साल बाद, जब आप क्राइसिस में होते हैं, बस सेविंग्स की अंडरस्टैंडिंग आती है। यही जो होता है ना, ये एक्यूमुलेशन फेज होता है जब हम शुरुआत करते हैं। और उन्होंने कहा कि हमने शुरुआत में खर्चे किए, आ रहा है पैसा, खर्च कर दो, थोड़ा लाइफस्टाइल पे खर्च करो, थोड़ा घूमो फिरो, वो सब हम सोचते नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की 3 फेजेस होती है। फर्स्ट होती है एक्यूमुलेशन फेज, जो मुझे लगता है पार्वती आप है ज्योति की अभी एक्यूमुलेशन फेज में है आप लोग। अभी आपको एक्यूमुलेट करना है, तो इसमें हमें खर्चों को कंट्रोल करना सीखना ही होगा, और वो धीरे धीरे ही आता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ, आप एक्सपीरियंस मैटर्स। सो हमें जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप जहां भी करें, जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। दैट्स द साइलेंट ईटर, वो हमारे पाए को कहीं से बाइट कर रहा है। तो आपको ये इंश्योर करना, आप जहां भी इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके रिटर्न को देखिए, कंपेयर कीजिए, कंपेयर चार्ट बनाइए। उसमें किसी साइंटिस्ट की जरूरत नहीं है, ये आप इकोनॉमिस्ट की भी जरूरत नहीं है। आप खुद बैठ करके क्या ये हम इन्फ्लेशन को मात दे पाएंगे? दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज यहाँ पर। हम सबको यहाँ पे लग रहा है रिटायरमेंट मतलब मैं बुढ़ा हो गया और 60 साल नहीं, मेजर साहब की तरह भी हम बुढ़ा कौन होता नहीं बिल्कुल। तो 60 साल में आप अपनी सेकंड इनिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं। I would like to add his point. Health is wealth. First thing, because I am a wellness coach and I cater foods that are good for your health. So I also sometimes in business, up and down, we see lots of up and downs. But whenever I get surplus from few orders, or I invest my money, I right away think that this should not be put back in the business. It should be invested somewhere where it works somewhere whenever I need it. It works for you. It works for you. Yes. या बेसिकली वो पैसा आपके लिए काम करे, वो खाली ना बैठा रहे। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं उस पैसे को कमाने के लिए, वो आपके लिए उतनी मेहनत कर रहा है नहीं कर रहा है ना, तो उसको भी थोड़ी सी मेहनत करवाइए, ट्रेडमिल में भगवाइए, ताकि वो आपको बेटर रिटर्न दे सके। आपको रिटायरमेंट में अपनी जिंदगी जीनी है, उसका क्या करेंगे? तो उसका तरीका है, आपने जब पैसा डाला तो मैंने आपको कहा कि आप सिप की स्ट्रैटेजी ले सकते हैं या लमसम डाल सकते हैं। हर्ष जैसे लोग जिनकी कांस्टेंट फ्लो नहीं है, आप SWP कर सकते हैं, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, जिसके जरिए आप मंथली, क्वार्टरली, एनुअली वो पैसा जो जमा किया है उसे आप निकालते रहेंगे, जो जितने हिस्से की आपको जरूरत है, पर मेजर पोर्शन वो वहां पे इन्वेस्टेड भी रहेगा जो ग्रो भी कर रहा होगा। और SWP टैक्स एफिशिएंट भी है, क्योंकि आप सिर्फ अपने गेन्स का अगर पैसा निकाल रहे होंगे तो वहां पर गेन्स पे टैक्स लगता है, पर 1,25,000 के बाद टैक्स लगता है। पर आपका जो कैपिटल आपने वहां पे जमा किया, जब आप उसे निकालेंगे SWP के जरिए अपने खर्चों के लिए, रेगुलर खर्चों के लिए, तो वो टैक्स एफिशिएंट भी। तो जो लोग रिटायरमेंट के करीब पहुंच जाते हैं, उनके पास एक फंड एक्यूमुलेट हो गया है अपने अलग अलग इन्वेस्टमेंट से, वो क्या कर सकते हैं,
उस फंड को अगर वो ऐसे ही लेके जब मन हुआ पैसे निकाल रहे हैं, उसकी जगह वो इसको एक स्कीम में डाल दें जहां से वो सिस्टमैटिकली विड्रॉ करें। वो पैसा उस स्कीम में पड़ा पड़ा भी ग्रो कर रहा है और आप सिस्टमैटिकली अपने खर्चों को चलाने के लिए उससे पैसा भी विड्रॉ करते रह सकते हैं। और आप आज डालिए और आप अगले महीने से भी SWP चाहे तो उसे शुरू कर पाएंगे। मेरा क्या है कि मैं हेल्थ सेक्टर से आता हूँ, मेरे हॉस्पिटल्स हैं लखनऊ में, आजमगढ़ में, बट क्या है कि ये कुछ पता नहीं कि गवर्नमेंट कब क्या नई स्कीम ला दे और अंडरटेक कर ले अपने उसमें, और जो हमारे प्रॉफिट जो भी कुछ आ रही हैं तो हम उनको कहाँ पे, कई बार हम चाह रहे थे कि गोल्ड में और प्रॉपर्टीज़ में करने के लिए, बट यहाँ के मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गया हूँ कि कोई कह रहा है कि प्रॉपर्टी में नहीं कर सकते, कोई कह रहा है म्यूचुअल फंड में नहीं कर सकते, कोई कह रहा है कि गोल्ड में नहीं कर सकते। तो मैं तो कुछ सुनने समझने के लिए आया था। अभी आप कंफ्यूज हो गए हैं, आपने कहा कि कहाँ पे इन्वेस्ट करूं मैं। हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी की बात बता रहा हूं मैं। ये कमी है कि हम भेड़ चाले बहुत यकीन रखते हैं कि अरे इसने ऐसा किया तो मैं भी वहां करता हूं, इसने वहां इन्वेस्टमेंट किया, अच्छा तो अच्छा ही कोई सोच के क्या होगा। फोमो एंड सी फर्स्ट वी हैव टू गेट रिड ऑफ दैट। तो सवाल जैद साहब का था कि बहुत कंफ्यूज हो गया हूँ, और मुझे लग रहा है विजय साहब ने उसको कंक्लूड कर दिया कि अपनी अकल लगाओ, दूसरों की प्लानिंग नहीं, आपको अपनी प्लानिंग देखनी है, आपको अपना रिस्क एपेटाइट देखना है, आपके पास कितना समय है ये देखना है, और पैसा केवल एक एसेट में नहीं रख के आपको डाइवर्सिफाई करना होगा अलग 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 जगह। और मुझे लगता है वही जवाब है। तो आप सबका तो बहुत धन्यवाद। जो आज हमने बात की उसमें जो समझ में आया कि रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं लोग, लेकिन रिटायरमेंट प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि आज को कुर्बान करना है, लेकिन हाँ अपनी ज़रूरतों को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए इन्वेस्टमेंट की तलाश कर रहे हैं तो एक बात जिसका ख्याल रखना है कि आपका निवेश क्या महंगाई दर को मात दे पाएगा, क्या इन्फ्लेशन को मात दे पाएगा। आज आप जो खर्चे कर रहे हैं वो 10 साल के बाद उन्हीं खर्चों के लिए क्या उतने पैसे काफ़ी होंगे। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि इक्विटी में जाऊं, डेट में जाऊं, गोल्ड में जाऊं, रियल एस्टेट में जाऊं, तो आपको हर जगह थोड़ा थोड़ा पैसा रखना चाहिए। इसीलिए एक बकेट स्ट्रैटेजी जिसमें आपकी सेफ्टी ऑफ कैपिटल हो, यानी वो पैसा जो आप तुरंत जो है आप एक्सेस कर पाए, एक बकेट ऐसा होना चाहिए। एक पैसा जो 3 साल तक आप उसे छुएंगे नहीं वो हो सकता है, और तीसरा बकेट हो सकता है जो 5 साल से ज्यादा, जहां आप अपने ज्यादा रिटर्न के लिए इक्विटी में भी पैसा लगा सकते हैं। और मुझे लगता है कि टू सम एट ऑल रिटायरमेंट प्लानिंग में SLR अप्रोच बहुत जरूरी है। यानी हम सबको सेफ्टी चाहिए, हमारा पैसा डूब ना जाए, तो सेफ्टी के लिए आप सोचिए कहाँ आपको निवेश करना है। लिक्विडिटी, आप तुरंत उसको एक्सेस कर पाए, आपको वो तुरंत मिल जाए। आज पैसा डाला, कल कुछ इमरजेंसी हो गई, पैसे आ जाए, तो वो बड़ा सुकून रहता है कि भाई मुझे अपना पैसा जो है एक्सेसिबल है, वो कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ लॉक्ड इन पड़ा हुआ है जो मुझे मिलेगा नहीं। और रिटर्न तो चाहिए ही, अगर रिटर्न हम नहीं अर्न करेंगे उसमें तो महंगाई को कैसे मात देंगे। तो केंद्र बिंदु यही है कि भाई महंगाई को मात देने वाला निवेश जो आपके लिए सेफ भी हो, आपको एक अच्छा रिटर्न भी देता रहे, ताकि आप अपने भविष्य के खर्चों को पूरा कर सके। थैंक यू सो मच हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेज ध्यान से पढ़ें।